हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जलवायु विज्ञान में पवनें। हमने वायुदाब की बात की, उसके बाद में हमारा टॉपिक था पवनों का, विंड्स का। हमारा टॉपिक है पवनें, विंड्स। हम बात करें पवनों की तो हमने इसके अंदर सामान्य जानकारी इसकी हासिल की थी, यानी जो पवन है वो वायु के कण जो होते हैं उनका क्षैतिज समानांतर के रूप में उसका संचलन जो होता है उनको हम पवन कहते हैं। धरातल के समानांतर वायु के कणों में संचलन की प्रवृत्ति हम पवन के रूप में देखते हैं। ठीक है, इसमें हमने कहा प्राचीन यूनानी काल में ही ये प्रचलन में थी पवनें, वहाँ से ही इसका जिक्र किया जाना स्टार्ट हो गया था। यानी हम होमर के काल से देख सकते हैं, जिसके इलियड ओडिसी जो ग्रंथ है उसके अंदर भी पवनों का उन्होंने जिक्र किया था, जो चारों दिशाओं से मानी जाती हैं। हम बात की उसके बाद में जो इस पवनों को जो प्रभावित करती है, यानी इसकी दिशा को जो प्रभावित करते हैं वो बल कौन कौन से हैं। यानी दिशा को प्रभावित करने वाले बलों में हमने बात की दाब प्रवणता बल की। हमने एक नंबर पे किसकी बात की थी? दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दूसरा जो बल था, दूसरे बल की हमने चर्चा की घर्षण बल की। घर्षण बल, ये दोनों एक दूसरे के विलोमानुपाती हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और घर्षण बल है, ये घर्षण बल ऊंचाई के साथ में यहाँ पे विलोमानुपाती संबंध रखता है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी ये दाब घटेगा, घर्षण बल घटेगा। तो हमने इन दोनों की चर्चा कर ली थी। इसके बाद जो तीसरा इसमें जो बल काम करेगा वो है कोरियोलिस प्रभाव। कोरियोलिस प्रभाव, समझ गए बात? कोरियोलिस जो प्रभाव है इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो प्रभाव है ये पृथ्वी की घूर्णन गति है तथा उसकी जो दिशा है उस दिशा के प्रभाव का आकलन करते हुए हम कहें कि जो फ्रांसीसी एक गणितज्ञ था वह जलवायु विज्ञानी भी था, उसका नाम था फ्रांसीसी कौन? कोरियोलिस। इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये जो विद्वान है फ्रांसीसी, ये गणितज्ञ था और जलवायु विज्ञानी था, और था कहाँ का? फ्रांस का। फ्रांसीसी था ये। ठीक है, इन्होंने अपने इस कोरियोलिस प्रभाव है इसके अंदर कहा, कब कहा? 1844 में पेरिस में इन्होंने एक विशद अध्ययन किया। उस अध्ययन में उन्होंने बताया कि कोरियोलिस महोदय ने कहा कि अक्षांशों के कोण हैं और कोरियोलिस प्रभाव है, उन दोनों के मध्य समानुपाती संबंध होता है। ये क्या कहते हैं कि कोरियोलिस प्रभाव व अक्षांशों के कोण के मध्य समानुपाती संबंध होता है। इसको आप ध्यान में रखना। इन्होंने पेरिस में एक अध्ययन में कहा, कब किया पेरिस में अध्ययन? 1844 में। इन्होंने कहा कि कोरियोलिस प्रभाव और अक्षांशों के कोण में समानुपाती संबंध होता है। पहले ये जान लो अक्षांशों के कोण कौन से होते हैं। ध्यान देना, जब हम इस ग्लोब पर, ये क्या है? ग्लोब, इस ग्लोब पर हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाते हैं। वो हम अक्षांश रेखा कैसे बनाते हैं? पृथ्वी का एक कक्ष है, ये क्या है? पृथ्वी का कक्ष। इस कक्षा के तल पर, इस कक्ष के तल पर यहाँ पे समान डिग्री के कोण, यहाँ पे आप ट्रायंगल के माध्यम से 1 डिग्री नापा, फिर 2 डिग्री नापा, 3 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। समझ रहे हो बात? यहाँ पे ये समान कोण है। अब समान कोण का मतलब 1 डिग्री है, इधर भी 1 डिग्री है। इन दोनों को पश्चिम से पूर्व दिशा में मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है जिसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। समझ गए बात? यहाँ पर 2 डिग्री वाली रेखा है, वो भी इधर 2 डिग्री है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी इसके चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है, इनको हम काल्पनिक रूप में रखते हैं।
ठीक, अपनी सुविधा के लिए, किसी भी लोकेशन को जानने के लिए। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं, यहाँ पर ये समान कोणों के मान को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ऐसे करके हमें यहाँ 90 तक जाना है। लास्ट पॉइंट 90 डिग्री तक ही होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं अक्षांश के कोण बढ़ेंगे किस तरफ? उत्तर की ओर। समझ रहे हो बात? यहाँ पर अक्षांशों के कोण ऊपर की ओर जाने पर बढ़ते हैं। तो अक्षांश के कोण आपको समझ में आ गया होगा। अक्षांश के कोण कौन से होते हैं? यानी अक्षांश रेखा जैसे जैसे बढ़ेगी, यानी उत्तरी अक्षांश जो भी हैं वो बढ़ेंगे या दक्षिणी अक्षांश है वो बढ़ेंगे, दोनों की एक बात है। इधर भी हम कह सकते हैं और इधर भी हमें कह सकते हैं, दोनों तरफ कह सकते हैं। तो ये अक्षांशों के कोण जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे कोरियोलिस प्रभाव है वो भी बढ़ेगा। समझ गए बात? वो क्यों बढ़ेगा? कोरियोलिस प्रभाव ज़्यादा क्यों है, गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी है उसकी आकृति यहाँ पे इस तरह से दबी हुई है, इधर भी ये पृथ्वी की आकृति दबी हुई है। इसलिए कहते हैं ना पृथ्वी की आकृति किस तरीके की है? तो कहते हैं हम गोलाब की आकृति की है, गोलाब। ठीक है, जियोड प्रकार की है। कैसी है? जियोड प्रकार की है, जियोड प्रकार की पृथ्वी है। तो हम कहते हैं जियोड के रूप में हम बात करें तो पृथ्वी की ये जो दूरी है, यहाँ पे हम देखें इस दूरी की बात करें तो वो दूरी यहाँ पे कम है, और यहाँ पर विषुवत की ये दूरी देखें तो ये दूरी ज़्यादा है। यानी यहाँ पर इस दूरी की बात करें 12,756 है और ये 12,714 किलोमीटर है। ये हम इसकी दूरी की बात करते हैं। ये व्यास है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का ये व्यास है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये व्यास है। तो हम कहते हैं ना यहाँ पे इस अर्धव्यास है, दूरी ये कम है और ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है पृथ्वी का इस कोर वाले भाग में, तो यहाँ से ये गुरुत्वाकर्षण बल कम दूरी वाले पे ज़्यादा लगेगा या ज़्यादा पे? तो कम दूरी पे यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे कोरियोलिस प्रभाव जैसे जैसे यहाँ पे हम बात करें इस क्षेत्र में जो अक्षांश के कोण बढ़ेंगे वैसे वैसे ये कोरियोलिस प्रभाव है ये ज़्यादा यहाँ पे होता जाएगा। समझ रहे हो बात? तो इसमें संबंध कैसा है? इसमें संबंध समानुपाती संबंध है। कोरियोलिस प्रभाव और इस अक्षांशों के कोण के मध्य समानुपाती संबंध, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री है, इसके ऊपर कोरियोलिस प्रभाव कम होता है जिसके कारण पवनों में विक्षेपण नहीं होता। यहाँ पर अगर जहाँ पर कोरियोलिस प्रभाव होगा वहाँ तो विक्षेपण होता है। ध्यान देना, जहाँ पर कोरियोलिस प्रभाव होगा वहाँ पर पवन होती है, जैसे सीधा चलना चाहती है लेकिन उसमें विक्षेपण हो जाता है, और सीधा चलना चाहती है और विक्षेपण हो जाता है। तो इसमें विक्षेपण की क्रिया उत्पन्न होती है। तो हम यहाँ कहें कि इस क्षेत्र में कोरियोलिस प्रभाव कम है जिसके कारण यहाँ की जो पवनें हैं उनमें विक्षेपण नहीं हो पाता। सबसे ज़्यादा विक्षेपण यहाँ पर होता है पवनों के अंदर। इसलिए यहाँ की जो चलने वाली ध्रुवीय पवनें हैं उनको पूर्वइया पवनें कहते हैं। यहाँ पे हम पवनों की चर्चा ही करेंगे। एक बार सामान्य रूप में हम बताते हैं कि इस क्षेत्र में जो पवनें हैं, यहाँ जैसे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन चलती है, यहाँ पर पछुआ पवन चलती है और यहाँ पर ध्रुवीय पवन चलती हैं। तो इस पवन की और इस पवन की दिशा एक ही है, लेकिन इसकी दिशा वो पूर्व से ऐसे लगती है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, जबकि ये उत्तर पूर्व से लग रही है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर जा रही है। कारण कि इस क्षेत्र पर कोरियोलिस प्रभाव क्या है? कम है, जबकि यहाँ ज़्यादा है, इसलिए इस पवन का विक्षेपण ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर विक्षेपण होगा वहाँ चक्रवात बनने की संभावना होती है। तो इस क्षेत्र में विक्षेपण नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कि 0 डिग्री से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में कोई भी चक्रवात की क्रिया नहीं होती। कारण क्या है? यहाँ विक्षेपण की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में कोई चक्रवात नहीं बनते हैं। तो ध्यान रहे, विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ चक्रवाती स्थिति नहीं बनती? तो 0 डिग्री से 8 डिग्री उत्तर में और 8 डिग्री दक्षिण में, यानी इस 16 डिग्री अक्षांश के अंतर वाले क्षेत्र में यहाँ पे देखें तो यहाँ पृथ्वी पर कोई किसी प्रकार का चक्रवात नहीं आता है। समझ गए? चाहे उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, यहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं विक्षेपण के कारण, जो सबसे घातक होते हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं जो कर्क रेखा के आसपास, लेकिन इन अक्षांशों के मध्य कोई चक्रवात नहीं आता है।
किसके कारण होता है ये होता है कोरियोलिस प्रभाव के कारण। पवनों में विक्षेपण की क्रिया उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे हम इस पवन को पूर्वीय पवन भी कह देते हैं, ध्रुवीय पवन को, जबकि व्यापारिक पवन की दिशा ऐसे है, लेकिन इसको हम पूर्वीय पवन नहीं कहते। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। तो इन दोनों के मध्य इस कोरियोलिस प्रभाव का यहाँ पे बल कैसे काम करता है कि इनमें विक्षेपण उत्पन्न कर देता है। ज़्यादा बल, सबसे ज़्यादा कोरियोलिस का प्रभाव ध्रुवीय क्षेत्रों में पड़ता है दोनों तरफ, जबकि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कम पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ विक्षेपण होता है लेकिन कम होता है, इसको भी ध्यान में रखना। विक्षेपण तो होता है, यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल तो काम तो करता ही है, लेकिन वो विक्षेपण कम होता है, जिसके कारण यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। ठीक है, चक्रवात कैसे बनते हैं? पहले दो वायु आएगी, अगर इसमें विक्षेपण होगा तो ये वायु एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे एक दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ेगी और फिर इनमें ऐसा सर्किल सा बन जाएगा, जिसके कारण ये चक्रवात आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें कोरियोलिस प्रभाव की, तो जो यहाँ पे ध्यान में रखकर हम, जो अमेरिकी विज्ञानी है इस कोरियोलिस प्रभाव को ध्यान में रखा उन्होंने, और एक अमेरिकी विज्ञानी है, मौसम विज्ञानी और जलवायु विज्ञानी है, उसका नाम है फेरल महोदय। क्या नाम है? फेरल महोदय। इस फेरल ने इस कोरियोलिस प्रभाव को ही ध्यान में रखा, और ध्यान में रख करके यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक बार। ये अमेरिकी है, ठीक है, और ये मौसम विज्ञानी है, मौसम विज्ञानी, ठीक है, और ये जलवायु विज्ञानी भी है, जलवायु विज्ञानी। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो ये फेरल महोदय है, इन्होंने इस कोरियोलिस प्रभाव के कारण अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है, इन दोनों के अंदर, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों में भिन्न भिन्न यहाँ पे दिशाओं में विक्षेपण की क्रिया का नियम दिया कि यहाँ पर इस अलग प्रकार का विक्षेपण होता है और यहाँ पर अलग प्रकार का विक्षेपण होता है। दोनों में इन्होंने अलग अलग नियम दिया है। इन्होंने कहा कि उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाएं हाथ की ओर घूमती हैं, दाएं हाथ की ओर घूमती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, इस सेंटेंस को याद रखना आप, दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाएं हाथ की ओर घूमती हैं। ये सेंटेंस क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि अगर बता देता तो दायां बायां एक साथ हो जाता। आप ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाएं हाथ की ओर घूमती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाएं हाथ की ओर घूमती हैं। ये नियम किसने दिया है? फेरल महोदय ने, जो अमेरिकी विज्ञानी हैं, जो मौसम विज्ञानी, जलवायु विज्ञानी है। इन्होंने इस कोरियोलिस प्रभाव को ध्यान में रख करके ही ये नियम दिया है। कैसे होती हैं वो हम अब देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से होगा ये वो देख लेते हैं। यहाँ मानो ये क्या है? पृथ्वी है, समझ रहे हो बात। यहाँ पर इस क्षेत्र में ये 0 डिग्री वाली रेखा है। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री। यहाँ पर ये 30 से 35 डिग्री है, 30 से 35 डिग्री वाली। यहाँ पर 60 से 65 डिग्री वाली जो पेटी है, ये वाली 90 डिग्री वाली है। समझ रहे हो बात। यहाँ ये उच्च वायुदाब का केंद्र है, सॉरी निम्न वायुदाब का केंद्र है। ये उच्च वायुदाब का केंद्र है, ये निम्न हाई प्रेशर है उच्च वायुदाब, और ये निम्न वायुदाब का केंद्र है। कैसा केंद्र है? निम्न वायुदाब का। हमने सामान्य रूप में बात की थी कि हवा जो होगी वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। हवा कैसे चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ध्यान रखना, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो यहाँ पे उच्च से निम्न की ओर चलेगी या नहीं चलेगी? यहाँ पर चलेगी, इस उच्च से निम्न की ओर चलेगी,
यहाँ पर उच्च से निम्न की ओर चलेगी, ये आपको दिख रहा होगा। समझ रहे हो बात। यहाँ पर आपने कहा कि हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो इस दिशा में पवन चलनी चाहिए। ये उच्च वायुदाब है, ये निम्न वायुदाब है, ये निम्न वायुदाब है तो निम्न वायुदाब की ओर जाएगी, यहाँ उच्च से निम्न की ओर आएगी, ये उच्च है तो निम्न की ओर आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पवनों की दिशा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की दिशा है नहीं। कारण कि इस क्षेत्र में यहाँ पे पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो पृथ्वी और वायुमंडल दोनों होते हैं। अब इस चीज़ को समझना, यहाँ कोरियोलिस प्रभाव काम करता है। यहाँ पर कोरियोलिस प्रभाव के कारण जब पृथ्वी घूर्णन करती है, ध्यान देना, जैसे मानो ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने यहाँ अक्ष के सहारे घूर्णन करती है। समझ गए बात। यहाँ पे घूर्णन करती है। पृथ्वी का अक्ष कौन सा होता है, जहाँ ये झुकी हुई है वहाँ आप कभी ग्लोब देखते हो, ग्लोब के अंदर से एक कांटा लगा रहता है, उसके ऊपर ही ग्लोब रोटेट करता है, तो वो कांटा ही अक्ष होता है पृथ्वी का, ठीक है। तो पृथ्वी इसके ऊपर ऐसे घूर्णन करती रहती है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर इसके चारों तरफ यहाँ पे चारों तरफ इसके वायुमंडल है जिसमें गैस है, जलवाष्प है, वायवीय कण है, ये कण और ये पृथ्वी का धरातल, इसके ऊपर लिपटा रहता है ये वायुमंडल। अब पृथ्वी को आप ऐसे रोटेट कराओगे तो क्या ये ऊपर वाला जो वायुमंडल है इसका साथ दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, ये पीछे छूट जाएगा। वायु के कण हैं वो पीछे छूट जाएंगे, जबकि धरातल आगे की ओर निकल जाएगा। समझ रहे हो बात। यहाँ पे हम कहें तो ये वाला जो धरातल है ये तो आगे निकल जाएगा, और जो ये वायु के कण हैं वो पीछे छूट जाएंगे। वायु के कण होंगे वो पीछे छूट जाएंगे, तो इनकी दिशा में क्या हो जाएगा? विक्षेपण हो जाएगा। यानी वो जो विक्षेपण की क्रिया है, जैसे कोई स्थान आगे निकल जाए, यहाँ के वायु के कण वहाँ पे ऐसे विक्षेपण कर जाएंगे उसके साथ घर्षण करके। तो यहाँ पे हम कहते हैं जो ये इसकी दिशा होनी तो चाहिए थी सीधी, होनी तो चाहिए थी सीधी, लेकिन ये विक्षेपण या कोरियोलिस प्रभाव के कारण इसकी जो दिशा है वो पीछे रह जाती है, जिसके कारण इसकी दिशा ये हो जाएगी। समझ रहे हो बात। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, इसका ये तो होगा राइट साइड और ये होगा इसका लेफ्ट साइड। आप ऐसे खड़े होके देख लो, इसका राइट साइड ये होगा और लेफ्ट साइड ये होगा। जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में हम अगर मुंह करके खड़े हो जाएं उसी दिशा की तरफ, तो हमारा दायां इधर और बायां इधर होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं इसके दाएं हाथ की ओर इसमें विक्षेपण की क्रिया हो जाती है। समझ गए बात। कोरियोलिस प्रभाव में फेरल के महोदय के अनुसार ये चल रहे हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं इस क्षेत्र में ऐसा ही होता है, इसमें भी दाएं हाथ की ओर पवनें घूमती हैं, इसके अंदर भी दाएं हाथ की ओर घूमती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम ऐसी ही कंडीशन बनती है। जैसे पवन यहाँ से चलना चाहती हैं, ये वाली, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, तो इस तरह पवन चलना चाहती है, यहाँ इस तरीके से है, और यहाँ पर ऐसे पवन चलना चाहती है, लेकिन अपने दाएं हाथ की ओर घूम जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं हाथ की ओर। तो यहाँ इसका राइट साइड, इसका ये लेफ्ट होगा, तो इस लेफ्ट हाथ की ओर यहाँ पे पवन चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इस क्षेत्र, इस भाग में भी यहाँ पे देखें तो पवन अपने बाएं हाथ की ओर घूमेगी, तो बाएं हाथ कौन सा होगा इसका? ये वाला। कौन सा होगा? यहाँ पे अगर चल रही है पवन, ध्यान देना, इस क्षेत्र में अगर पवन चल रही है तो ये देखो इसका मुंह किस तरफ है इस पवन का, तो पवन का मुंह इस तरफ है, तो इसका ये तो हो जाएगा राइट साइड, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। ठीक है। तो इस पवन की दिशा कैसी हो जाएगी? ये वाली। कैसी हो जाएगी? ये। यहाँ पर ये राइट है इसका, ये लेफ्ट है, तो इसकी दिशा हो जाएगी ये वाली। समझ रहे हो बात। यहाँ पर इस तरीके से पवनों की दिशा होगी। यहाँ एक साथ इनको देख सकते हो, यहाँ पर किस तरीके से इन पवनों की दिशा होती है। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, और यहाँ 60 डिग्री, ये 30 और ये 60, और ये यहाँ पे लास्ट में 90 वाला। ठीक है। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से दिशा है। दिशाओं का ध्यान रखना हमेशा, पवनों की दिशाओं का आपको ध्यान में रखना ही है। यहाँ पर इस 0 डिग्री के पास में देखो ये दिशा है, 0 डिग्री रेखा है, इसके पास ये दिशा है इसकी। ठीक है। इस रेखा को यहाँ पे ये वाली हो गई। यहाँ जो रेखा है 30 से 60 बीच में, इसकी जो दिशा होगी वो ये वाली होगी। ठीक है। इस पवन की दिशा ये वाली होगी। तो ध्रुवीय पवन और व्यापारिक पवन है, इन दोनों की दिशा एक समान है। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो इसकी दिशा ये वाली हो जाएगी,
और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये वाली दिशा हो जाएगी और इस क्षेत्र में वापस ये वाली दिशा हो जाएगी। पवनों की वायुमंडल के अंदर अगर हम बात करें ग्लोब के ऊपर, तो यहाँ पर इनकी दिशाएं ये होती हैं। दिशाएं हमेशा 8 होती हैं, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। फिर इसके मध्य की ये जो दिशा होती है ये होगी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। यहाँ इसके मध्य की दिशा होती है वो नॉर्थ वेस्ट होती है, इसके बीच में साउथ वेस्ट होती है और इसके बीच में ईस्ट साउथ होती है या साउथ ईस्ट होती है। समझ गए बात। तो यहाँ पर इन 8 दिशाओं के रूप में हम देखेंगे तो पवनों की दिशा आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखो इस पवन की दिशा, यहाँ पर ये पवन है, ये पवन इस जगह पे जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे इसमें प्लस का निशान लगा दो। आपको दिशा ज्ञात करनी है किसी भी पवन की, तो यहाँ पे आप प्लस का निशान लगा दो। जिधर से आ रही है वहाँ से देखो कि कहाँ से आ रही है ये पवन। इधर से आ रही है, ये जोड़ पड़ना है इसका, तो उत्तर पूर्व से तो आ रही है। किधर से आ रही है? उत्तर पूर्व से तो आ रही है और दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है। समझ रहे हो बात? उत्तर पूर्व से आ रही है और दक्षिण पश्चिम में जा रही है। ये दिशा कौन सी है इसकी? दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर इसको देखें तो यह दिशा, यहाँ पे प्लस का निशान लगा लो, और यहाँ कहाँ से आ रही है? दक्षिण पूर्व से तो आ रही है और उत्तर पश्चिम में ये जा रही है। समझ रहे हो बात? इन पवनों को यहाँ पे व्यापारिक पवने कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने, ठीक है। इस व्यापारिक पवनों का भी नाम है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी। कहाँ से आ रही है? उत्तर पूर्व से, तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनी। ये कहाँ से आ रही है? दक्षिण पूर्व से, तो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनी। समझ गए? ये जो पवने हैं इनको पछुआ पवन बोलते हैं। इनकी दिशा कहाँ से है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर दक्षिणी गोलार्ध में हो गया। फिर ये पवने हैं इनको ध्रुवीय पवन कहते हैं या पूर्वीय भी बोलते हैं इनको। तो ध्रुवीय पवन है ये, इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, लेकिन ये पूर्व से ही पश्चिम की ओर आपको देखने को मिलेगी। तो इनकी दिशा तो हम बताते हैं इस क्षेत्र में, क्या बताएंगे? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। तो इनकी दिशा, तो यहाँ पे फेरल महोदय अपने सिद्धांत या अपने नियम में बताया कोरियलिस प्रभाव के कारण कि ये पवने अपने दाईं और उत्तरी गोलार्ध में मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं हाथ की ओर मुड़ती हैं, जिसके कारण उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ठीक है। फेरल महोदय का जो सिद्धांत है इसी को आधार मान करके एक डच या हॉलैंड विज्ञानी है, डच विज्ञानी बोएज बेल्ट, इस विद्वान ने भी अपना एक नियम या एक सिद्धांत दिया है। ये भी मौसम विज्ञानी, जलवायु विज्ञानी है, डच विज्ञानी है, हॉलैंड का। वह उन्होंने बोएज बेल्ट ने अपने इस सिद्धांत में बताया, फेरल महोदय के इस नियम को आधार मान करके इन्होंने भी अपना एक सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवन चल रही है, उत्तरी गोलार्ध में जो पवन चल रही है, इसके दाएं हाथ की ओर उच्च वायुदाब होगा और बाएं हाथ की ओर निम्न वायुदाब होगा। ध्यान देना, इसका सेंटेंस है वो भी मैं लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान में रहे, आप भी इसको नोट कर लेना। यहाँ पर बोएज बेल्ट क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा में कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसके दाएं हाथ की ओर उच्च वायुदाब, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दाएं हाथ की ओर उच्च वायुदाब, जबकि बाएं हाथ की ओर, उत्तरी गोलार्ध का ही है, बाएं हाथ की ओर
निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाएं हाथ की ओर निम्न वायुदाब जबकि बाएं हाथ की ओर उच्च वायुदाब होता है। इस सेंटेंस को आप इसके ऊपर लागू करके देख सकते हो। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है बॉयज बेल्ट का ये वाला, इस सेंटेंस के आप ऊपर इस डायग्राम में देखोगे इसको तो आपको नज़र आ जाएगा। उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, इस गोलार्ध की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं, इस क्षेत्र में यहाँ तक की बात करो एक बार। इसमें देखो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पवन दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, पवन दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे बात करें कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की बात करें तो उसका मुंह इस तरफ है, ठीक है। अब इस व्यक्ति का दायां हाथ तो होगा यहाँ पे और राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड होगा इसका, ये यहाँ पे दायां और ये बायां। इधर कोई व्यक्ति मुंह करके खड़ा है, इसका ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। इधर कोई व्यक्ति है, इसका ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। समझ रहे हो बात। तो अब देखो उत्तरी गोलार्ध में उसके दाएं हाथ की ओर उच्च वायुदाब, उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ इसका दायां हाथ है, इस दाएं हाथ की ओर यहाँ पे उच्च वायुदाब का केंद्र है, ये निम्न वायुदाब है, ये उच्च वायुदाब है, ठीक है, ये निम्न वायुदाब है। समझ रहे हो बात। तो इस दाएं हाथ की ओर कौन सा वायुदाब है, ये वाला उच्च वायुदाब, और यहाँ कहता है कि इसी के बाएं हाथ की ओर निम्न वायुदाब, उत्तरी गोलार्ध में बायां हाथ ये है, इसके निम्न वायुदाब है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ देख सकते हो, इसके दाएं हाथ की ओर ये उच्च वायुदाब और इधर बायां हाथ है तो यहाँ निम्न वायुदाब। यहाँ देख सकते हो इस क्षेत्र में ये राइट हैंड है तो यहाँ दाएं हाथ की ओर उच्च वायुदाब, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हाथ की ओर निम्न वायुदाब। समझ गए बात। यहाँ ये सेंटेंस यहाँ पे देख सकते हो। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में भी यहाँ पे हम देखें, दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाएं हाथ की ओर निम्न वायुदाब, इस क्षेत्र में देखो ये 30 डिग्री वाला उच्च वायुदाब का केंद्र है, ये निम्न वायुदाब का केंद्र है, ये उच्च वायुदाब का केंद्र है, हाई प्रेशर लो प्रेशर है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में देखेंगे तो ये कहता है कि अपने दाएं हाथ की ओर तो क्या है, ये राइट हैंड हो गया इसका, ये लेफ्ट हैंड हो गया। तो दाएं हाथ की ओर निम्न वायुदाब, दाएं हाथ की ओर निम्न वायुदाब और बाएं हाथ की ओर उच्च वायुदाब। तो बाएं हाथ की ओर क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब। यहाँ भी देख सकते हो ये इसका राइट हैंड है और ये इसका लेफ्ट हैंड, लेफ्ट की तरफ उच्च वायुदाब, राइट की तरफ निम्न वायुदाब। यहाँ इसका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो दाएं हाथ की ओर निम्न वायुदाब और बाएं हाथ की ओर ये उच्च वायुदाब। यहाँ पर ये बॉयज बेल्ट का नियम है, ठीक है। दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे ये कहता है कि पवनें अपने दाईं ओर घूमती हैं उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाएं हाथ की ओर घूमती हैं, ठीक है। ये तो फेरेल-मोदे का नियम है। और इन्होंने बॉयज बेल्ट ने बात तो यही की थी लेकिन उन्हें वायुदाब को आधार मान करके कहा है, ठीक है। यानी उन्होंने वायुदाब के बारे में बताया कि उत्तरी गोलार्ध में जो दायां हाथ है उसकी तरफ उच्च वायुदाब और बायां हाथ की ओर निम्न वायुदाब का केंद्र अवस्थित है या निम्न वायुदाब का केंद्र स्थित है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी कोरियोलिस प्रभाव की, आपने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पवनों के प्रकार, जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी ही बातें करेंगे। थैंक यू।